आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है। बेटा आयनिक वर्ड से मतलब है यहाँ पे आयंस, आयंस के बीच में, और इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है बड़ा इक्विलिब्रियम क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड में अपने 11th इक्विलिब्रियम की स्टडी की थी ना, कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। और इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, और बड़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब पॉइंट नोट करना, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वल हो सकती है बट वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है। बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा। या फिर मैं बोलूँ इक्विलिब्रियम की एक दूसरी डेफिनेशन की, इक्विलिब्रियम पे जैसे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है बेटा, एक इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है बेटा जहाँ पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है, इनमें टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं आते, राइट। ये सुनो, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है अपने पास की ए प्लस बी कंबाइन होकर सी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए और ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ए और बी मिलकर जो सी बना रहे हैं उसकी रेट और सी से वापस ए प्लस बी बनने की रेट दोनों क्या होती है, इक्वल। इन सब किसी की कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम पे टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। यही तो इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे अपन स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मतलब बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास आयंस होंगे जिनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल बेटा अपने पास एक आयनिक कंपाउंड है MX, ठीक है, और ये किस टाइप से डिसोसिएट होगा बेटा, इस टाइप से डिसोसिएट हो रहा है M प्लस प्लस X माइनस, ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है बेटा, इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है और ये आयनाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें ये स्टडी करना है बेटा कि एक कंपाउंड की अनआयनाइज्ड फॉर्म और उसके आयंस में, आयनाइज्ड फॉर्म मतलब उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम, ओके। लेकिन बेटा ध्यान से रखना, जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं ना, जैसे NaCl वगैरह है, NaCl को जैसे तुम पानी में डालोगे ये कंप्लीटली कंप्लीटली क्या करेगा बेटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा जितना तुमने ऐड किया। तो ऐसी में आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या है बेटा, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि जो NaCl तुमने लिया पूरा खत्म हो जाए, पूरा Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, क्या इसमें इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, नहीं ना। ऐसा अपन 11th क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा। तो बेटा इक्विलिब्रियम कभी आएगा जब एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पूरा जितना लिया था बेटा कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी है और कुछ आयनाइज्ड फॉर्म में भी है। आयनाइज्ड फॉर्म का मतलब अपने आयंस की फॉर्म में। तो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, एक कंपाउंड की अनआयनाइज्ड फॉर्म और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम, ये इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने। समझ में आया? इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता है बेटा, इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर मैं बोलूँ बेटा जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या रहती है, कांस्टेंट। और जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है बेटा लाइक डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब क्या हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, कांस्टेंट। इनमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे अपन आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आयनिक का मतलब बेटा आयंस, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा, आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम। तो एक आयनिक कंपाउंड की मैं बात करूं बेटा, या ऐसा कंपाउंड जो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है बेटा, तो एक कंपाउंड की अनआयनाइज्ड फॉर्म और उसके आयंस के बीच में, मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसको अपन बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम की इस चैप्टर के अंदर अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा, यहाँ पे इसको डाउट? तो बेटा इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको सीख लेते हैं। फर्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। What are the electrolyte? बेटा what are the electrolytes? बेटा वो सबस्टेंसेस जो अपनी मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उनको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। बेटा सबस्टेंसेस which can conduct electricity in their molten state or in the aqueous solution are known as electrolytes। समझ में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बेटा, वो सबस्टेंसेस जो अपनी मोल्टन स्टेट या फिर किसमें बेटा
एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें उनको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनकी डिफरेंस समझ में इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जांपल बेटा NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और अपने को पता है कि जो NaCl है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो NaCl do not conduct electricity in the solid state because ions are not free to move। लेकिन अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं बेटा, अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं या फिर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं, राइट, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं बेटा तो एक्वस डिसोसिएट हो जाता है ये Na प्लस एक्वस प्लस माइनस एक्वस। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना बेटा। तो अभी आयंस फ्री हो गए तो ये आयंस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो किसका एग्जांपल हो गया बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा? वो सब्सटेंसेस जो अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। ओके, अभी अपने को समझना है कि बेटा जो NaCl है वो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है। बेटा सबको पता है, आपने रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट। जो NaCl है बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? NaCl की अगर स्ट्रक्चर बात करें तो उसमें Cl माइनस जो आयन है वो FCC में अरेंज रहते हैं और जो सोडियम प्लस आयन है बेटा Na प्लस, वो कहाँ पे अरेंज रहते हैं? Na प्लस आयंस ऑक्टाहाइड्रल वोल्ट्स में। तो अगर इसका मैं लेटिस फॉर्म करूँ बेटा, अगर मैं NaCl का लेटिस फॉर्म करूँ तो कैसा आएगा? जो Na प्लस है बेटा वो फेस सेंटर क्यूबिक में अरेंज है, मतलब Na प्लस हर एक कॉर्नर पे है और हर एक फेस के सेंटर पे, राइट। FCC में है ना Na प्लस, सॉरी Cl माइनस हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे बेटा। ऑक्टाहाइड्रल वोल्ट्स कहाँ पे है? Na प्लस किस में रहेगा? ऑक्टाहाइड्रल वोल्ट्स में ना, तो हर एक एज के सेंटर पे एज वेल एज कहाँ बेटा? बॉडी सेंटर पे। तो NaCl में इस टाइप की पैकिंग होगी बेटा। NaCl में जो Na प्लस Cl माइनस है उनकी क्लोज पैकिंग है, राइट। FCC में वो क्लोजली पैक्ड है बेटा। और बेटा Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या करेंगे बेटा? वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। और अपने को पता है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। क्या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा? नो, राइट। तो बेटा NaCl जो है, मतलब मैं बोलूँ बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अपन ने NaCl का एग्जांपल लिया, सॉलिड स्टेट में उसमें कैटायंस एंड एनायंस क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिससे कि अपन ये मूव नहीं कर पाते। तो मोल्डोस है कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर भी वो पानी में डालते ही, मतलब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते ही आयंस में कैसे डिसोसिएट हो गया Na प्लस और Cl माइनस। तो NaCl था, मैंने बोला ना बेटा एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस में कैसे डिसोसिएट हो गया, ये डाउट है ना बेटा। देखो बेटा वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। जैसे ही अपन आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है बेटा? जो NaCl में क्या है? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो जो ऑक्सीजन वाली साइड है बेटा वो ऐसे जाती है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल सोडियम की साइड जाते हैं। और क्लोरीन की साइड कैसे जाता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में ऐसे डेल प्लस पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इनका बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम कर देता है। इसलिए क्या कहता है बेटा? ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो बेटा तुम्हारे पास Na प्लस कैसा रहता है? Na प्लस पानी में से टूट जाता है, उसके चारों तरफ कौन रहेंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप से, उनकी साइड ऑक्सीजन वाली साइड रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन कैसे रहेगा? ये लो ऐसे, उसकी तरफ कौन रहेगा बेटा? हाइड्रोजन वाली साइड जिनके भी पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइप से रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस और नो? तो सबको समझ में आया बेटा? मेल्ट करेंगे तो इनका बॉन्ड टूट जाता है तो आयंस दूर हो जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो
मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। लेकिन जैसे ही अपन को मेल्ट करते हैं या एक्वस करते हैं तो अपने सिंपल आयंस में, जो सिंपल आयंस है ना बेटा, उनमें वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अपन उनको मेल्ट करते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो किससे क्या होता है बेटा, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। बेटा एक आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो पानी में डालते या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, पानी की बात नहीं बेटा, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालते ही क्यों डिसोसिएट हो जाता है बेटा, उसका लॉजिक ये होता है कि जो पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है बेटा वो इन आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम कर देते हैं, क्योंकि वो आयंस को क्या करते हैं बेटा, खुद अट्रैक्ट करते हैं। Na+ को भी अट्रैक्ट करेंगे और Cl- को भी अट्रैक्ट करेंगे। और बेटा जैसे आयंस में टूटेगा Na+ के चारों तरफ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो Na+ की साइड कौन रहेगा बेटा, ऑक्सीजन वाला साइड, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ हाइड्रोजन वाला साइड, जिसको अपन बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्यूशन एनर्जी बेटा, राइट। देखो बेटा Na+ और Cl- ने जब बॉन्ड बनाया होगा ना, Na+ और Cl- जब बॉन्ड बनाते हैं तो इससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है लेटिस एनर्जी, राइट। और जब Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आता है ऐसे और Cl- के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में जाके या पानी में जाके डिसोसिएट हो जाएगा अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लेटिस एनर्जी। बेटा जब Na+Cl- बॉन्ड बनाएंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। जब आयंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेटा तुमने क्या बोला, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लेटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा है बेटा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। तो हाइड्रेशन से आयंस को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन, समझ में आया? यस और नो? ठीक है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड। एक इलेक्ट्रोलाइट, ये Na+Cl का तुमने सॉल्यूशन बनाया ना, तुम बोलोगे सर वो सॉल्यूशन आयनाइज हो गया, उस सॉल्यूशन में तो Na+ एंड Cl- है बेटा, वो सॉल्यूशन में आयन जरूर प्रेजेंट है लेकिन वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा बेटा। जिस सॉल्यूशन में तुमने इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व किया है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमने बेटा NaCl डाला है तो उसमें जितना Na+ रहेगा उतना Cl- भी रहेगा, तो नेट चार्ज क्या रहेगा उसमें, जीरो। H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया तो क्या देगा, 2H+ + SO4 -, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव भी चार्ज है। तो बेटा अगर जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना उसमें नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सबको? यस और नो? ये समझ में आया बेटा सबको? ओके अभी अपन बात करते हैं बेटा, अभी अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ वो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? उसमें किसी को डाउट नहीं बेटा? तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक, एक होते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं कि जैसे ही अपन उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जैसे उनको एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, वो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब जितना तुमने लिया है उसका क्वांटिटी वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया बेटा? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये है Ab, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। एक्वस, Ab एक्वस का मतलब क्या बेटा, तुमने इसको पानी में डाला तो ये क्या करेगा बेटा, जितना तुमने लिया है ना बेटा कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, A++ B-। मान लो तुमने इसके 10 मोल्स लिए थे बेटा, तो ये पूरा खत्म, A के 10 मोल्स आ जाएंगे, B के 10 मोल्स आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है उसको बोलेंगे बेटा अपन क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, जो पार्शियली डिसोसिएट होगा, मतलब जितना ऐड किया है ना तुमने उसका कुछ पार्ट ही आयंस में डिसोसिएट हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे तुमने जितना लिया पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट मींस बेटा वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पार्शियली आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ बेटा CH3COH,
या कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटेगा बेटा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ओके बेटा, मान लो बेटा मैंने इसके 100 मोल्स लिए, तो बेटा इसका सिर्फ 5 मोल्स कन्वर्ट हुआ है, उसका 95 बचा हुआ है, सिर्फ 5 मोल्स कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो ये कैसे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। तो बेटा जिसकी तुमने जितनी क्वांटिटी ली उसका कुछ पार्ट ही आयंस में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा व्हाट आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थे कि जो अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, क्योंकि बेटा वो आयंस में डिसोसिएट हो जा रहे थे। ये बेटा मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस ही नहीं देते। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं बेटा, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन तो यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, अमोनिया, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा अगर शुगर का तुम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो क्या भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा, नहीं ना, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा, दैट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो जितना लिया है उसका कुछ पार्ट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट ही नहीं होते, और आयंस में डिसोसिएट ही अगर नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा बेटा, राइट। क्लियर है पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे जितना लिया वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गया। बेटा ये ज्यादा आयंस देगा ना, जितना क्वांटिटी लिया है वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गया, जितना क्वांटिटी लोगे वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, हाई। इसकी कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, लो। और ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा बेटा, राइट। बेटा ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, जितने ज्यादा आयंस रहेंगे इक्वस सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा। ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसकी कंडक्टेंस क्या रहेगी बेटा, कम, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं। What are the examples? What are the examples of क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही क्या होता है बेटा, तुमने ऑर्गेनिक में भी सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते ही H प्लस दे देंगे, तब कंप्लीटली H प्लस में डिसोसिएट हो जाए बेटा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बेटा आयोनिक सॉल्ट्स, मतलब आयनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक NaCl, KCl, ठीक है, MgCl2। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, HNO3, इस टाइप से। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, ये सब, राइट। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बेटा, जो पूरा कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा वीक एसिड लाइक CH3COH, राइट बेटा, HCN, ये सब इसके वीक एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बेटा, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, और वीक बेस लाइक NH4OH, राइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल वीक एसिड, वीक एस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स, और आर द कॉमन सॉल्ट्स इसके एग्जांपल होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव नहीं करते, एग्जांपल यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। सबको इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड, वीक बेस का मतलब क्या, आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएंगे ना बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा। ये सुनो क्लियर सबको। समझा गया ये वाला पार्ट, यस और नो। देखो बेटा अभी अपन डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सुना था,
लेकिन मैं फिर से तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें ये बताता है कि 1 मोल से, मैं बोलूँ 1 पार्ट से कितना डिसोसिएट हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कितना डिसोसिएट हुआ है, उसको बोलते हैं बेटा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा तुमने ये था ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऐसे छूटा है बेटा A प्लस प्लस B माइनस, ओके। इसका इनिशियली 1 मोल था तुम्हारे पास, ठीक है, कितना मोल था, 1 मोल था, तो उसमें से तुम्हारे पास 0.2 डिसोसिएट हो गया, 0.2 कम हो गया, तो 1 माइनस 0.2, इसका कितना आएगा बेटा 0.2, 0.2, ओके। तो ये कितना बच जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा 0.2, 0.2, राइट। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बेटा कि तुम्हारे पास कितना डिसोसिएट हुआ है, 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बेटा अल्फा 0.2, ओके। अगर मान लो बेटा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट गिवन है ए बी गिव्स A प्लस प्लस B माइनस, ए के 10 मोल्स थे, ए के 10 मोल्स थे, ठीक है, और उससे 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, कितने मोल डिसोसिएट हो गए, ए बी के मोल कितने गिवन, इस इलेक्ट्रोलाइट के 10 मोल्स तुम्हें गिवन थे और उससे 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो 10 माइनस 3 इसका कितना बन जाएगा बेटा 3, राइट, ये सुनो। तो बेटा यहाँ पे ये कितना बच जाएगा 7, 3, 3। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बेटा, 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है ना बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जितना डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट 10 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है, 10 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है 3 मोल्स, राइट। तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट हो जाएगा बेटा 3/10, और 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा कितना जाएगा बेटा 0.3, 10/3, राइट। ये सुनो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है उसको ही बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अपन ने बोला बेटा यहाँ पे कि 10 मोल से 3 मोल डिसोसिएट हुआ, राइट। तो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, तो अपन क्या निकालेंगे 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 10 मोल से 3 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 मोल से कितना डिसोसिएट होगा 3/10, उसी को क्या बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि 1 मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है वो कैलकुलेट कर लेना है, तो उससे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। मैं चाहूँ तो उसका फॉर्मूला भी तुम्हें बता सकता हूँ बेटा। तो देखो बेटा अल्फा कितना है तुम्हारे पास 3/10, व्हाट इज 3 डिसोसिएटेड मोल्स एंड 10 क्या है बेटा इनिशियल मोल्स, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा, डिसोसिएटेड मोल्स, कितने मोल डिसोसिएट हुआ है डिवाइड बाय क्या बेटा इनिशियल मोल्स, तुमने इनिशियली कितने मोल्स लिए हैं उसके, या टोटल मोल्स, ये सर नो। तो बेटा देखो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, जनरली अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट, या तो 1 से कम हो गया 1 के, मैक्सिमम अल्फा 1 हो सकता है कि जितना तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो पूरा का पूरा टूट गया, जितना तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो पूरा का पूरा टूट गया, राइट। मान लो तुमने 10 मोल्स लिए, ठीक है, और 10 के 10 ही टूट गए बेटा, 10 मोल्स लिए पूरा डिसोसिएट हो गया, तो 10 से 10 टूटा तो 1 से कितना टूटेगा 10/10, 1, तो मतलब जितना लिया उतना ही डिसोसिएट हो गया, उस केस में अल्फा कितना आएगा बेटा 1, या जनरली अल्फा लेस देन 1 ही आएगा बेटा। सबको क्लियर है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि बेटा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितना डिसोसिएट हुआ है उसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। उसका फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या हो जाएगा कितने मोल डिसोसिएट है वो डिवाइड बाय कितने मोल्स तुमने लिए थे, ओके। तो बेटा जनरली अगर डिसोसिएटेड मोल और जितने मोल्स लिए थे उतने डिसोसिएट हो गए तो अल्फा कितना आ जाएगा 1, राइट। अगर कम डिसोसिएट हुए, अगर मान लो तुमने 10 मोल्स लिए थे 5 मोल डिसोसिएट हुए, तो डिसोसिएट मोल जनरली कम रहेंगे तो अल्फा क्या आएगा बेटा लेस देन 1, तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा होगा या 1 से इक्वल होगा, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है सबको ये वाली बात, यस और नो, ठीक है बेटा। अभी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ जो अपना पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आई थिंक उसका फॉर्मूला सबको क्लियर है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी क्लियर है। अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा फॉर इलेक्ट्रोलाइट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से देखते हैं बेटा। सबसे पहला है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है बेटा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो जितना लिया कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, राइट। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जितना क्वांटिटी तुमने लिया है वो क्या
तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अपन ने क्या लिया, HCl लिया, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके तुमने 10 मोल्स लिए और उसको तुमने पानी में डाला, एक बस मतलब सॉल्यूशन विद द वाटर, तो क्या करेगा बेटा, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा H+Cl-। तुमने 10 मोल्स लिए थे, ये पूरा खत्म, इसके 10 मोल्स बेटा कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो गया है। तो कैसे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 1, क्योंकि पूरा कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो देखो 10 मोल्स लिए थे, मिले भी कितने बेटा, 10 मोल्स, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियली मोल टेकन। डिसोसिएटेड मोल कितने हैं, 10, लिए भी कितने थे, 10, तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, 1, राइट, यस और नो, अपनी ट्रिक से निकालो। 10 मोल से कितना डिसोसिएट है, 10, तो 1 से कितना हो जाएगा बेटा, 10/10 1, तो अल्फा कितना आ गया बेटा, 1। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए अल्फा हाई रहता है, ऑलमोस्ट 1। अल्फा कितना रहता है, उसे तो थोड़ा बहुत बच जाए, 1 या ऑलमोस्ट 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहती है बेटा, हाई रहती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट वीक है, फॉर एग्जांपल CH3COH, ओके, कैसे टूटेगा ये, H++ CH3CO-, इसकी तुमने 100 मोल्स लिए, 5 मोल्स कन्वर्ट हो गए, तो कितना बचा है बेटा, 95, ये कितना हो जाएगा, 5, ये 5, ओके। अल्फा कैसे निकालोगे, उड़ी तो फॉर्मूला ऑफ अल्फा, डिसोसिएटेड मोल्स, पहले कितने थे 100, डिसोसिएट कितने हुए हैं, ओनली 5 मोल्स, तो डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, 0.05। अल्फा देखो बेटा बहुत कम है ना, अल्फा 1 से बहुत कम है, तो अल्फा इज लेस देन 1। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज लेस देन 1। तो बेटा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 1, और फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज लेस देन 1। डाउट इसमें किसी को डाउट, ओके बेटा नेक्स्ट देखना तुम, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये समझना थोड़ा सा बेटा, ये तुम्हारे लिए थोड़ी नई चीज हो सकती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा अपन ने NaCl लिया, ठीक है, NaCl को अपन वाटर में डालते हैं, NaCl को अपन वाटर में डालते हैं, कैसे डिसोसिएट हो जाता है बेटा, Na++Cl- में, राइट, ओके। तो इनके चारों तरफ कौन आ जाते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, तो वो सोडियम के चारों तरफ भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो क्लोरीन की तरफ कौन सी साइड आएगी बेटा, हाइड्रोजन वाली साइड, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है, इस टाइप से, ओके। दोनों की तरफ चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ओके। बेटा तुम्हें पता है कि ये NaCl जो आयनिक कंपाउंड था, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, राइट। इसको डिसोसिएट कितना किसने किया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने। वो क्यों, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल्स थे, वो क्यों, पोलर मॉलिक्यूल्स थे। तो पहली बात तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट तभी डिसोसिएट होगा अगर तुम उसको पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, राइट। एक बात तो ये क्लियर ना कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में तभी डिसोसिएट होगा अगर अपन उसको पोलर सॉल्वेंट में डालोगे, यस और नो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा कि देखो ये NaCl था, तो इसमें क्या था, Na+ एंड Cl-। जो सॉल्वेंट तुम डाल रहे हो, अगर जो सॉल्वेंट अपन डाल रहे हैं वो जितना ज्यादा पोलर होगा बेटा, अगर सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा बेटा, तो उतना ज्यादा इन पे अट्रैक्शन लगाएगा, इसके इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ, राइट। अगर वाटर की बात करें बेटा, तो वाटर में पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसको कौन खींच रहा होगा बेटा, क्लोरीन, हाइड्रोजन वाला पार्ट पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन को हाइड्रोजन अपनी, वाटर का हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा इधर, और इधर सोडियम को वाटर का ऑक्सीजन इधर खींचेगा। सोचो बेटा अगर इस ऑक्सीजन पे जितना चार्ज हो, अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हो जो कि वाटर से भी ज्यादा पोलर है, ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि वाटर से भी ज्यादा पोलर है, तो उस केस में क्या होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो वो केटाइन को ज्यादा खींचेगा और उसका पॉजिटिव पार्ट एनायन को ज्यादा खींचेगा, यस और नो, यस और नो बेटा। तो बेटा मैं सिंपल से ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि अपने पास आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, Na+ एंड Cl-, ये दोनों कंबाइन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, जैसे अपन इसको पानी में डालते हैं ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। एक एग्जांपल लेके इसको समझ रहा हूँ बेटा, तुम्हें पता है कि इसके सराउंडिंग में बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अपन तो बस एक एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ओके बेटा।
जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है बेटा उस क्लोरीन माइनस को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है बेटा वो सोडियम प्लस को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होना है यहाँ पे बेटा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना जो कि ऐसा कर रहे होंगे, इसलिए क्या करता है कि सोडियम प्लस इधर चला जाता है इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इधर वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और Cl माइनस इधर कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा। इस टाइप से डिसोसिएट होता है। सोचो बेटा अगर इस ऑक्सीजन पे चार्ज बढ़ा दूं मैं, अगर इस ऑक्सीजन पे मैं चार्ज बढ़ा दूं और इधर हाइड्रोजन पे चार्ज बढ़ा दूं, तो अगर इन पे ज्यादा चार्ज आएगा तो Na प्लस Cl माइनस को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो, ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेंगे तो उसका डिसोसिएशन क्या होगा बेटा, ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, यस और नो। तो अगर अपन ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं बेटा जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा बेटा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा वो सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है वो ज्यादा डिसोसिएशन करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का बेटा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा बोला है इट मींस उस सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा है बेटा तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करवाएगा, ज्यादा डिसोसिएट करवाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट हुआ तो क्या करेगा बेटा, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा कंडक्टेंस आएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा बेटा, हाई। तो 2 पॉइंट क्लियर है बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है। क्या दोनों पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। बट टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना बेटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीज ही करता है बेटा, क्योंकि अगर अपन इसको NaCl को टेम्परेचर देंगे बेटा तो उनके बीच का बॉन्ड क्या करेगा बेटा, डिसोसिएट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। अपन इजीली समझ सकते हैं हीट देने पे बेटा पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है बेटा। तो टेम्परेचर के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली इंक्रीज होता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा डाइल्यूशन। क्या बेटा, डाइल्यूशन। बेटा डाइल्यूशन से ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं 2 टाइप की बात करूं बेटा, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है बेटा, देखो स्ट्रॉन्ग अपन डाइल्यूशन का समझते हैं कि डाइल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क आएगा, ठीक है बेटा। एक तुम्हारे पास यहाँ पे वाटर था, ये मान लो 200 ml है, ठीक है, और तुमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है, तुमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो जैसे ही वो आएगा कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए इलेक्ट्रोलाइट था, तुमने इसको 200 ml में वाटर में डाला तो A+ प्लस B- में ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते तो मान लो तुमने इसको X लिया था, पूरा खत्म, पूरा XX कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ बेटा MX, वो कैसे टूट रहा है M+ प्लस X-। ओके, तो बेटा मैंने इसको 200 ml वाटर में डाला तो देखना बेटा क्या होता है कि मान लो मैंने इसका कितना लिया, Y लिया, तो Y में से बहुत X, ये X वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, अगर बेटा इसको डाइल्यूट करते हैं ना, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है बेटा, वाटर ऐड करना। बेटा किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, वाटर ऐड करना। जब वाटर ऐड करते हैं ना बेटा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहले ही डिसोसिएट हो चुका था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना बेटा, लेकिन वीक कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो बेटा अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, मतलब कंसीडरेबल चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ कैसे बढ़ता है, उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा बेटा ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, पढ़े। ओके बेटा, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि डाइल्यूशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट आएगा। बात करें बेटा तो एक AB बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं, राइट, ओस्टवार्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने का मतलब क्या समझ में आया? तो ओस्टवार्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन कुछ भी नहीं है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्लेन वो है बेटा, एप्लीकेशन पार्ट है ये। मान लो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है ना तुमने बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, बस उसका एप्लीकेशन है और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
बेटा लो ओस्टवाल्ड, जो ओस्टवाल्ड ऑफ डाइल्यूशन है सबसे पहले किसके लिए वैलिड है बेटा, वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए वैलिड है बेटा, देखो ये एक चीज एक्सप्लेन करता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डाइल्यूशन के साथ क्यों बढ़ जाता है। स्टोन तो ऑलमोस्ट वैसे ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है बेटा, तो ये वीक एंड बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वैलिड है बेटा। तो वीक बाइनरी का मतलब क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो समझते हो जो पार्शियली डिसोशिएट हो, बाइनरी का मतलब जो दो ही आयन देता हो, इसमें सिर्फ दो ही आयन प्रेजेंट हो, जैसे mx टाइप का m प्लस x माइनस। बाइनरी का मतलब जो डिसोशिएट होगा कितने आयन देता हो बेटा, टू आयंस। तो एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ बेटा मैं AB इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा किस टाइप से टूटेगा ये, सॉरी A प्लस B माइनस। पोस्ट वाला लूप डाइल्यूशन इज द एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा, लो मास एक्शन। ओके, T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, C। कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, C। ओके ओके बेटा, इसी टाइम T पे इसमें से कितना कम हो गया बेटा, X। इसका कितना बन जाएगा बेटा, X और ये X। C क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और सबको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन का, मोल पर लीटर। ओके, तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कॉन्सेंट कितनी थी, सी बेटा। वीक है तो पार्शियली आयनाइज होगा, तो सी में से कितना आयनाइज होगा बेटा, एक्स। इसका कितना बन गया एक्स, इसका भी कितना बन गया एक्स। आपने वो क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एक्वस सॉल्यूशन में डालना, तो ये एक्वस और ये एक्वस। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, अल्फा निकालना है, प्लस सी से कितना डिसोसिएट हुआ है, एक्स। तो 1 से कितना डिसोसिएट हो जाएगा, एक्स बाई सी। तो वही क्या होता है बेटा, अल्फा। राइट, 1 मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसी को तो बोलते हैं अल्फा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, सी अल्फा। तो पुट करो ना बेटा इसमें, सी माइनस सी अल्फा, ये कितना हो जाएगा, सी अल्फा। देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने को पता है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, कितना आयनाइज हो गया, मान लो एक्स हो गया, सी माइनस एक्स, इसका कितना बन जाएगा एक्स, इसका भी कितना बन जाएगा बेटा एक्स। अपने को तो अल्फा निकालना है बेटा। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो बेटा कितना आ जाएगा, एक्स बाई सी। तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी अल्फा। तो ये हो गया। now what is the equilibrium constant of this reaction, लो मास एक्शन से बताओ बेटा, what is the equilibrium constant of this reaction, the concentration of A plus multiply by concentration of B minus divided by concentration of AB, right? yes or no, यही फॉर्मूला आएगा ना, yes or no, अरे यही फॉर्मूला आएगा ना बेटा। अब देखो, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, ए का कॉन्स्टेंट कितना है बेटा, सी अल्फा। बी का भी कितना है, सी अल्फा। और इसका कितना है बेटा, ए बी का, सी माइनस सी अल्फा। राइट, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये बेटा सी कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा, ये सी से सी कैंसिल आउट। तो के इक्विलिब्रियम कितना आ गया बेटा यहाँ से, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। बेटा कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट। राइट, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, 1 से बहुत कम होता है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, इट मींस 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट 1। यस और नो, द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा बहुत कम होता है, तो 1 माइनस अल्फा में ऑलमोस्ट 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ बेटा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1। जैसे अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम बाई सी। ओके, द पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला था कि जो अल्फा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। तुम्हारे पास अल्फा का फॉर्मूला आता है रूट के इक्विलिब्रियम, ये क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय क्या, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डाइल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, वाटर ऐड करना, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना बेटा। बेटा डाइल्यूशन का मतलब होता है अगर किसी सॉल्यूशन को अपन डाइल्यूट कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा डाइल्यूशन के साथ तो अल्फा क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो सबको ओस्टवाल लोब डाइल्यूशन क्या बोलता है और कैसे उसने प्रूव किया, दोनों चीजें समझ में आई। राइट, तो बेटा
अल्फा का फॉर्मूला था रूट के अपॉन सी, डाइल्यूट करेंगे तो सी कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम बढ़ाना, पानी ऐड करके वॉल्यूम बढ़ाना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा। एनी डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो एसिड और बेस है उनको स्टार्टिंग में, जब तुम्हें एसिड और बेस को स्टार्टिंग में कैसे डिफाइन किया था, तो सबसे पहले उनको बोला टेस्ट के बेसिस पे बोला कि उनका टेस्ट ऐसा होता है, या एसिड जो होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में एसिड को उनके टेस्ट पे वो लिटमस पेपर का कैसा कलर चेंज करते हैं, या फिर वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, उनके बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन किया गया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, अरेनियस, रोस्टेन एंड लुइस, उन्होंने अपनी अपनी एसिड और बेस के लिए को अलग अलग तरीके से अपने डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन किया। ओके, तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी क्या है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला बेटा कैसे डिफाइन किया था उनको, पहले टेस्ट के बेसिस पे, उनकी रिएक्शंस के बेसिस पे। ओके, तो देखो बेटा सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, जिनका टेस्ट कैसा हो बेटा, तो टेस्ट में कैसे हो बेटा, थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनको क्या बोला बेटा उन्होंने, एसिड्स। और एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कलर चेंज कर देते थे बेटा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो एसिड। ओके, ये क्लासिकल थ्योरीज है, जैसे डिफाइन नहीं किया कि जैसे प्रॉपर्टीज है कि उनका टेस्ट ऐसा है, सो टेस्ट है उनका, या फिर वो रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे रहे हैं उनको एसिड बोला गया। और कैसे डिफाइन किया गया बेटा एसिड को, ठीक है, जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड होता है। ठीक है, ये बेटा क्लासिकल थ्योरीज है, तो ऊपर इनको डिफाइन कब किया गया, क्या क्या थ्योरीज, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ये क्लासिकल थ्योरीज थी टू डिफाइन द एसिड और बेस। तो एसिड के लिए क्या क्या बोला गया बेटा, जो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे वो एसिड है, या फिर जो बेटा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो एसिड है, राइट। और उनके टेस्ट के बेसिस पे उनको डिफाइन किया गया। ओके बेटा, जो एल्कली मेटल्स, बेटा एल्कली मेटल्स को डालने पे वो समझते हैं जो एल्कली मेटल, या मैं बोलूं बेटा रिएक्टिव मेटल्स ऐड करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, उसको अपन क्या बोल रहे थे बेटा, एसिड। ओके, और ये रिएक्शन मैंने तुम्हें सिखाया बेटा कार्बोनेट्स में, किसी भी कार्बोनेट को एसिड में डालो बेटा क्या बनाता है, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2, राइट। इन सब ये जनरल तरीके थे उनको डिफाइन करने। ओके, तो एसिड को क्लासिकली कैसे डिफाइन किया गया, जिनका सोर टेस्ट हो, राइट, जो क्या करे बेटा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, या जिनमें एक्टिव मेटल डालने पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, या बेटा जिनसे कार्बोनेट ऐड करने पे वो कौन सी गैस रिलीज करे बेटा, जिनको कार्बोनेट में ऐड करने पे तो CO2 गैस रिलीज करे। इस टाइप से एसिड को डिफाइन किया गया। फिर बेसिस को कैसे डिफाइन किया गया बेटा, बेसिस को कैसे डिफाइन किया, तो टेस्ट में कैसे बेटा विटरिंग टेस्ट, राइट, जो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर दे बेटा ब्लू, राइट, जो लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो बेस है। और क्या बेटा, जो एसिड क्या था बेटा, जो बेस को न्यूट्रलाइज करे, बेस क्या है बेटा, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, राइट। ओके, और बेटा जो CO2 गैस एब्जॉर्ब करे वो क्या होता है बेटा, बेस। देखो बेटा जो कार्बोनेट डालने पे CO2 रिलीज करे वो एसिड, कार्बोनेट डालने पे जो CO2 रिलीज करे वो एसिड, और जो बेटा हाइड्रोक्साइड डालने पे जो जो तुम्हारे पास CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर ले वो तुम्हारे पास बेस। देखो बेटा ये CO2 गैस को क्या कर लेता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, कार्बोनेट, राइट। ये सुनो, ये अपने एस ब्लॉक में डिस्कस किया था बेटा कि हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वी कैन आल्सो यूज दिस हाइड्रोक्साइड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल, राइट। फिर तुम्हें मैंने वहां भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, क्यों इजीली डिकम्पोज होता है। याद आया कुछ? ये क्लासिकल थ्योरीज है बेटा एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, राइट। बट अपन जो है वो क्या करेंगे बेटा, वो अपन जो एसिड और बेस की जो प्रॉपर डिफाइंड थ्योरीज है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, क्लासिकल थ्योरी समझ में आई। क्लासिकल थ्योरीज क्या है एसिड और बेस को डिफाइन करने की, एसिड क्या जो क्या हो बेटा, एसिड के लिए क्या क्या पॉइंट थे, जो बेस को न्यूट्रलाइज करे, राइट। सेकंड पॉइंट बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दे बेटा, रेड कर दे, ठीक है, या फिर जो जिनमें एक्टिव मेटल्स ऐड करने पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। ये 3 मेन डेफिनेशंस हो गए, एक टेस्ट वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बेस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो विटरिन टेस्ट। नेक्स्ट जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, या जिनको हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करके जो कार्बोनेट बना दे बेटा, उसको जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब करे वो तुम्हारे पास बेस होगा। ऐसे कुछ ये क्लासिकल थ्योरीज है, किसी ने प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन नहीं की कि ये एसिड होंगे। अब बेटा अपन 3 साइंटिस्ट की थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपने अपने तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया। सबसे पहले जिसने एसिड और बेस को प्रॉपर्ली डिफाइन किया वो था बेटा अरेनियस, ठीक है। कौन था बेटा,
अर्नियस थ्योरी टू डिफाइन एसिड एंड बेस। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है बेटा तुमको, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हें सिंपल बस इनका मीनिंग समझना है कि अर्नियस ने क्या बोला बेटा। तो बेटा अर्नियस के अकॉर्डिंग बेटा वो सबस्टेंसेस जिनकी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है बेटा, वो सबस्टेंसेस, एसिड को बोला कि एसिड वो सबस्टेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट करती है, उसको उसने क्या बोला था बेटा, H प्लस डोनर। तो क्या बेटा एसिड क्या हो गया, H प्लस डोनर इन aqueous solution। ओके बेटा, व्हाट इज बेस? बेस के उसने कैसे डिफाइन किया बेटा, OH माइनस डोनर इन aqueous solution। ठीक है बेटा, तो ध्यान से ना ये इतना सिंपल पॉइंट याद रखना कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड क्या था बेटा, वो सबस्टेंसेस जो या वो स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट करे वो एसिड, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस डोनेट करेगी उनको क्या बोला बेटा उसने, बेस। क्लियर है सबको? वो सबस्टेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देगी वो एसिड, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस डोनेट करेगा वो बेस। बेटा पॉइंट नोट करना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, H प्लस डोनर नहीं बोला मैं, जो H प्लस डोनेट करे इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट। बेस क्या है, जो OH माइनस डोनेट करे इन द एक्वस सॉल्यूशन, कि पानी में डालते ही OH माइनस डोनेट कर रहा है तो वो बेस है, और पानी में डालते ही H प्लस डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है बेटा। एसिड्स के एग्जांपल बेटा, एसिड के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेटा HCl है, ओके, HCl को एक्वस, HCl प्लस एक्वस मतलब वाटर में डाला है तुमने, तो वो क्या करेगा बेटा, H प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस दे रहा है, राइट। ये सुनो CH3COH, ओके, पानी में डालोगे बेटा क्या करेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस HCl है, पानी में डालोगे क्या करेगा बेटा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, HClO4 है, पानी में डालो क्या बनेगा, H प्लस प्लस ClO4 माइनस, H प्लस प्लस ClO4 माइनस, H प्लस दे देगा ना बेटा, तो ये पानी में डालते ही H प्लस दे रहे हैं, तो ये सारे क्या है बेटा, एसिड्स। और एग्जांपल बताओ बेटा, H2C2O4, जैसे तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे क्या बनाएगा ये, 2H प्लस प्लस C2O4 माइनस 2, H2SO4 क्या बनाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, H3PO3 क्या बनाएगा ये, 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस 2। नेक्स्ट बेटा H3PO4 कैसे टूटेगा ये, 3H प्लस प्लस PO4 minus 3 in the aqueous solution. All the reactions are in the aqueous solution, right? तो बेटा जो aqueous solution है वो substances जो aqueous solution में H plus donate कर रही है वो एसिड, ऐसा किसने बोला, अरेस्नियस ने। और जो बेस डोनेट, जो OH माइनस डोनेट कर रही है बेटा aqueous solution वो बेस है, ठीक है बेटा। ये देखो जितने भी aqueous solution में डाल रहे हैं बेटा क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, H plus रिलीज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड। मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है बेटा, ये एसिड जो है ना बेटा वो कितना H प्लस दे रहे हैं बेटा, ओनली 1 H प्लस। ये जो एसिड्स हैं वो कितना H प्लस दे सकते हैं, ओनली 1 H प्लस। बेटा ऐसे एसिड जो ओनली 1 H प्लस डोनेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा मोनोप्रोटिक। H प्लस क्या होता है बेटा, प्रोटोन ही तो होता है, H प्लस प्रोटोन ही तो होता है। देखो बेटा हाइड्रोजन में एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो बचा क्या, बस एक प्रोटोन, तो हाइड्रोजन इज ए प्रोटोन, राइट। ये सोलो। तो बेटा अगर तुम वो एसिड जो एक H प्लस देते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोप्रोटिक एसिड। ये एसिड देखो बेटा, ये एसिड देखो कितना H प्लस दे रहे हैं, 2 H प्लस दे रहे हैं, तो ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड। तुम बोलोगे सर कि H3PO3 के पास तो 3 हाइड्रोजन थे बट इसने 2 ही दिए, तो ट्राइप्रोटिक होना चाहिए था। बेटा ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है ना, मैंने करवाया है। इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन 2 ही है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 ही है बेटा। H3PO3 का स्ट्रक्चर बता सकते हो कैसा होता है, ऐसा होता है ना बेटा, ये वाला। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन था वो 2 ही है, सिर्फ 2 एसिड, तो इसे H3PO3 बस 2 ही हाइड्रोजन दे सकते हैं, जैसे डाइप्रोटिक एसिड है। H3PO4 ये तीनों हाइड्रोजन दे सकता है, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। तो बेटा ऐसा एसिड जो ओनली 1 H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में उसको उसने बोला मोनोप्रोटिक एसिड, जो डबल H प्लस देता है उसको बाइप्रोटिक या डाइप्रोटिक एसिड, जो 3 H प्लस उसको उसने क्या बोला बेटा, ट्राइप्रोटिक एसिड। क्लियर है सबको, ये सुनो, ठीक है। बेसिस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा, बेसिस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे,
जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देता है उसको उसने बोला बेटा क्या, बेस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, KOH है एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, राइट। एक्वस का मतलब क्या बेटा, चारों तरफ इनके क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, NH4OH। एक्वस का मतलब जैसे पानी में डाला क्या बनाएगा ये NH4 एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, राइट। यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, ये MgOH का ऑल ट्वाइस किसे टूटेगा, Mg प्लस 2 एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। यस और नो। ZnOH का ऑल ट्वाइस है किसे टूटेगा, प्लस 2 आएगा ना इस पे, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस OH माइनस का होल प्लस एक्वस, ये एल्यूमिनियम OH का होल ट्वाइस किसे टूटेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3OH माइनस एक्वस। ये सुनो बेटा, जो एक्वस सॉल्यूशन में, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस दे वो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। ये कितना OH माइनस दे रहे हैं बेटा, ओनली 1 OH माइनस, तो उनको बोलते हैं बेटा मोनोहाइड्रोक्सी। इनको क्या बोलते हैं बेटा, बाई हाइड्रोक्सी या डाई हाइड्रोक्सी, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई हाइड्रोक्सी। ध्यान से सुनना बेटा, इनको मोनोहाइड्रोक्सी, ये दो OH माइनस दे तो डाई हाइड्रोक्सी, 3 OH माइनस दे सकते तो ट्राई हाइड्रोक्सी। बेटा इनको मोनो एसिडिक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इनको क्या भी बोलते हैं, मोनो एसिडिक, इनको मोनो डाई बेसिक, इनको ट्राई बेसिक बेटा, सॉरी ट्राई एसिडिक, डाई एसिडिक, इसको ट्राई एसिडिक। बेटा बेस के लिए क्या वर्ड यूज करता है, एसिडिक, तो बेटा इनको बोलते हैं मोनो एसिडिक, ये डाई एसिडिक, ये ट्राई एसिडिक, ठीक है। जिस टाइप से अपन एसिड के लिए यूज करते हैं ना मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, उनके लिए क्या भी यूज कर सकता है, मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। बेस के लिए क्या वर्ड यूज करेगा बेटा, एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, या सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एंड ट्राइहाइड्रोक्सी बेसिस। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ नाउ बेटा, क्या ये इसने जो डिफाइन किया एसिड बेस को, क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, क्या हर एक एसिड बेस को एक्सप्लेन करती है बेटा, नहीं। इस आरएनएस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस है। पहला पॉइंट बेटा, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, वो सबस्टेंसेस जो पानी में H+ डोनेट करे, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करे, वो क्या होगी थी बेटा, एसिड। और जो पानी में OH माइनस देना बेटा, उसको उसने क्या बोला बेटा, बेस। बेटा पानी में मतलब कोई चीज एसिडिक और बेसिक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर में ऐड करना पड़ेगा, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द आरएनएस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर द एक्वस सॉल्यूशंस, only valid for the aqueous solutions, right? Arrhenius theory only valid for the aqueous solutions. Next point उसने क्या बोला बेटा, वो substances जो पानी में H+ दे वो क्या, एसिड्स, ठीक है बेटा। लेकिन पानी में H+ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पानी में H+ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बेटा, तुमने एक एसिड लिया है HA, HA इज एनी मोनोप्रोटिक एसिड, और तुमने इसको किस में डाला बेटा, वाटर में, तो ये क्या करेगा बेटा, H+ देगा प्लस A माइनस। ये सुनो बेटा, जैसे ये H+ देगा ना, वाटर के पास क्या होता है बेटा, वाटर का ऐसा सिनारियो है, ओके, ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर बेटा H+, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 1s1, तो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, H+ का मतलब है s ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को दे देता है, डेटिव बॉन्ड से, ये क्या बन जाता है बेटा, कंबाइनली H3O+, क्या बन जाता है, H3O+। तो बेटा H+ एक्वस सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये किसकी फॉर्म में रहेगा बेटा, H3O+, ये H+ देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल उसको ऐसे ले लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, H3O+ और A- एक्वस। तो तुम पानी में एक H+ ढूंढते रह जाओगे, और H+ जो है वो H3O+ बन गया है बेटा। तो H+ आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किसकी फॉर्म में रहेगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ H3O+। यस और नो, यस और नो। अरे H+ एसिड ने दिया है, ऑब्वियसली एसिड ने H+ दिया है बेटा, बट उसको तुम H3O+ की फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि वो H+ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो क्या फॉर्म कर लेगा बेटा, H3O+। लिमिटेशन समझ में आई, यस और नो। बेटा देखो, जो CO2 गैस है बेटा, जो CO2 गैस है वो इसका एसिडिक नेचर होता है, CO2 गैस का एसिडिक नेचर होता है, ये तो H+ नहीं देती, ये तो H+ नहीं देती ना, मतलब ये एसिड नहीं है,
तो बेटा ऐसी सब्सटेंसेस जो H प्लस या OH माइनस नहीं देती है उनके बेसिक बिहेवियर को, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ओके, ये H प्लस OH माइनस दे सकता है क्या? नहीं, बट ये मेटल ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का है। तो इनके बिहेवियर को अपन अरेनियस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो बेटा H प्लस OH माइनस देती है पानी में, उन्हीं के लिए थ्योरी वैलिड है, और स्पेशली ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। क्लियर है? एक्वस ये सबको क्लियर है? अरेनियस थ्योरी, यस और नो? ओके बेटा, तो अपन पढ़ते हैं ब्रोंस्टेंड लोरी कॉन्सेप्ट। इसने क्या डेफिनेशन दी बेटा? ब्रोंस्टेंड लोरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया फॉर एसिड और बेस के लिए? बहुत सिंपल बोला बेटा, इसने एक्वस सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया। इसने सबसे अच्छी बात क्या थी बेटा? इसने एक्वस सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया बेटा। वो स्पीसीज जिनकी H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो स्पीसीज, एक्वस सॉल्यूशन नहीं, किसी भी सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन नाम उसने मेंशन नहीं किया बेटा। वो स्पीसीज जिनकी H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो एसिड्स, और वो स्पीसीज जिनकी H प्लस लेने की टेंडेंसी होती है, यहाँ पे कहीं भी OH माइनस नहीं आएगा बेटा, वो स्पीसीज जिनकी H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी वो एसिड, और वो स्पीसीज जिनकी H प्लस लेने की टेंडेंसी वो बेस। सिंपली बेटा एसिड मतलब उसने बोला H प्लस डोनर, तो H प्लस डोनर होगा वो एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्टर होगा बेटा वो क्या होगा तुम्हारे पास? बेस। तो एसिड मतलब H प्लस डोनर, और बेस मतलब जो H प्लस गेन करे या एक्सेप्ट करे वो बेस। सिंपलेस्ट डेफिनेशन था बेटा उसका। बेटा ब्रोंस्टेड ने अपना थ्योरी कैसे डिफाइन किया? जो एसिड कौन सा होगा? जो H प्लस डोनेट करे वो एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस। क्लियर है सबको? यस और नो? तो H प्लस देगा वो एसिड, और जो H प्लस लेगा वो बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। बेटा दिमाग में डालो सिंपलेस्ट डेफिनेशन, एसिड इज द H प्लस डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, एंड H प्लस एक्सेप्टर इज द बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तुम्हें एग्जाम में दे देता है कि बताओ कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड है, कौन सा ब्रोंस्टेड बेस है। तो जो H प्लस दे रहा है वो ब्रोंस्टेड एसिड है, और जो H प्लस ले रहा है वो ब्रोंस्टेड बेस है बेटा। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। बेटा ये रिएक्शन है तुम्हारे पास, CH3COH NH3, पूरी रिएक्शन कुछ इस टाइप से हुई है बेटा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस। ओके, अपने को बताना है विच इज द एसिड और विच इज द बेस। बेटा देखो CH3CO माइनस ने क्या किया है? अपना H प्लस दिया है, H प्लस डोनेट कर दिया इसने, ये क्या हो जाएगा? जो H प्लस डोनर होता है वो एसिड। तो बेटा इसने क्या किया? देखो बेटा H प्लस लिया है, NH3 से NH4 प्लस बन गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास बेटा? बेस। हुआ कि नहीं हुआ? तो H प्लस, इसने H प्लस दिया तो ये क्या हो गया? एसिड, और इसने क्या किया बेटा? H प्लस लिया तो ये क्या हो गया बेटा? बेस, राइट? और एग्जांपल ले बेटा, एग्जांपल देखो बेटा, HCl प्लस क्या बेटा? H2O, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Cl माइनस प्लस H3O प्लस। एसिड बेस बिहेवियर बताओ बेटा, कौन सा एज एसिड रिएक्ट कर रहा है, कौन सा एज बेस रिएक्ट कर रहा है बेटा? यहाँ पे देखो H प्लस डोनर, H प्लस डोनर है ये, इसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया है बेटा Cl माइनस में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? एसिड। बेटा ये H2O क्या किया इसने? H प्लस लिया है इसने, एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, ये देखो बेटा रिएक्शन NH3 प्लस H2O, रिएक्शन हो रही है बेटा तुम्हारे पास NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो बताओ बेटा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? देखो बेटा इसने क्या किया है, देखो यहाँ से NH3 से NH4 प्लस, एक H प्लस ऐड हो गया है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? H प्लस लिया है बेटा तो बेस, और इसने एक H प्लस दे दिया है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। क्या तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो विच इज द ब्रोंस्टेड एसिड एंड विच इज द ब्रोंस्टेड बेस? राइट? यस और नो? बेटा पॉइंट नोट करना, यहाँ पे जो H2O है बेटा, यहाँ पे H2O ने क्या किया? H प्लस लिया था, राइट? यहाँ पे H2O ने लिया था, H प्लस लिया था कि नहीं लिया था? ये बेस की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पे देखो बेटा H2O ने H प्लस दिया है इसको, तो कैसे बिहेव कर रहा है बेटा? एसिड। तो बेटा H2O वो सब्सटेंसेज है तो H प्लस ले भी सकती है, तो H प्लस दे भी सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीप्रोटिक। क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक नहीं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ये H प्लस ले भी और दे भी सकता है, मतलब प्रोटॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है,
तो H2O इज द क्या बेटा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। एम्फीप्रोटिक मतलब प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन दे भी सकता है। तो बेटा H2O का नेचर कैसा होता है? H2O इज द एम्फीप्रोटिक मतलब वो प्रोटॉन ले भी सकता है दे भी सकता है। इस वाली रिएक्शन में उसने क्या किया H प्लस लिया है और इस वाली रिएक्शन में उसने H प्लस दिया है। तो H2 H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। एनी डाउट? यस और नो? ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है समझे? व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बेटा? ठीक है, ओके एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे तुम्हें बताना। एक रिएक्शन लेते हैं अपन, पर ध्यान से समझना ना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है बेटा, इसमें हुआ है ये Cl माइनस, ओके, और ये क्या बन जाएगा बेटा NH4 प्लस। ओके बेटा, तुम तो ये बता दो बेटा, ये बता दो कि ये क्या है। इसने H प्लस डोनेट किया ना, तो ये अपना एसिड है, ओके। इसने H प्लस क्या किया, एक्सेप्ट किया है NH3 ने, तो ये क्या है अपना बेस। फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट, ओके। नेक्स्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन को स्टडी करो। इसने क्या किया है, देखो बैकवर्ड को स्टडी करो। इसने H प्लस दिया है, तो ये क्या है एसिड। इसने क्या है बेटा बैकवर्ड, देखो उल्टा देखो, इसने H प्लस लिया है ना, तो ये बेस है। यस और नो? अगर मैं रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो HCl ने H प्लस दिया है तो ये एसिड है, तो मैं बोल दूं बेटा इसको एसिड 1। इसने क्या किया है बेटा अपने को H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ये बेस, तो इसको मैंने बोल दिया बेस में। अब मैं रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, किसको, रिवर्स रिएक्शन को। अगर इस रिएक्शन को उल्टा करते तो इसको देखो बेटा, ये NH4 से NH3 में जा रहा है, तो इसी ने H प्लस दिया है तो ये क्या है एसिड, तो इसने H प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा बेटा बेस। ओके, अभी तुम्हें ये समझना है व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो बेटा ये एसिड था, एसिड ने H प्लस डोनेट किया, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, ये क्या एसिड। बेटा इससे क्या बना है बेटा, देखो बेस बना है ना, देखो उल्टा लिखा है, इधर ये तुम्हारा एसिड ये बेस, इधर ये बेस ये एसिड है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो एसिड होता है वो H प्लस डोनेट करके क्या बनाता है बेटा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और जो बेस होता है, जो बेस होता है ना, वो क्या करता है बेटा, इससे क्या बन रहा था, इसने H प्लस लिया, क्या बना रहा था ये NH4 प्लस, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया था, इसलिए अपने को नाम दिया बेटा बेस। तो बेस से बन क्या रहा है, देखो ध्यान से एसिड, तो बेस से क्या बनता है बेटा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बताओ बेटा HCl है, HCl क्या है एसिड है, तो क्या करेगा H प्लस डोनेट करेगा, तो H प्लस डोनेट करने के बाद एसिड से क्या बनता है बेटा बेस, कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बनेगा Cl माइनस, राइट। NH3 यहाँ पे, NH3 क्या है बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से बेस है, तो बेस का काम क्या होता है H प्लस लेना, तो क्या बनाएगा NH4 प्लस। देखो बेटा ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है बेटा, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तुम ध्यान से नोट करो बेटा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस में सिर्फ एक H का फर्क है, सिर्फ एक H प्लस का फर्क है। नोट कर रहे हो, एसिड में ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, किसका फर्क है बस H प्लस का। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, सिर्फ किसका फर्क है H प्लस का। तो बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर ओनली बाय वन H प्लस, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस पूछा है, तुम्हें किसी भी गिवन स्पीसी का कॉन्जुगेट बेस पूछा है, कैसे निकालोगे। सोचना बेटा कि तुम्हें पूछा कि कॉन्जुगेट बेस बताओ, कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगा एसिड से, एसिड का क्या करता है बेटा H प्लस देता है। तो अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बनाना है किसी भी स्पीसी का, सिंपली H प्लस हटा दो, सिंपली H प्लस हटा दो। तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछा है तो दिमाग लगाना कि कॉन्जुगेट एसिड किससे बनेगा बेस से, और बेस का काम क्या होता है H प्लस लेना, तो H प्लस ऐड कर दो, राइट। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्जुगेट एसिड बेस में सिर्फ एक H प्लस का फर्क होता है। अगर किसी स्पीसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस निकाल दो, और अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस ऐड कर दो। क्या तुम कॉन्जुगेट एसिड बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस और नो। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ओके, CH3COH प्लस NH3 फॉर्म्स CH3CO माइनस
प्लस NH4 प्लस। ओके, आइडेंटिफाई करो। पहली बात तो ये देखो एसिड कौन सा है बेटा, इसने क्या किया है, H प्लस डोनेट किया है, राइट। ये क्या हो गया अपने पास, एसिड। बेटा ध्यान से देखो, इसने H प्लस लिया है, NH3 से NH4 प्लस बन गया, तो ये क्या हो गया बेटा, बेस। एसिड से क्या बनता है, एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। बताओ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका, ये वाला CH3CO माइनस। बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, NH4 प्लस, राइट। दोनों में फर्क देखो बेटा किसका है, ओनली H प्लस का फर्क है दोनों में। तो अगर एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, तो अगर कॉन्जुगेट किसी भी स्पीसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना, तो सिंपली क्या सोचोगे, कॉन्जुगेट बेस बनता है एसिड से, तो H प्लस रिमूव कर दो, राइट। यस और नो। अगर तुम्हें बेस दिया है बेटा, तो बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, बेस कॉन्जुगेट एसिड तुम्हें पूछा है, तो कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है, बेस से, तो सिंपली H प्लस ऐड कर दो। तो कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए H प्लस हटा देते हैं, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए H प्लस ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ये एसिड था, इसने H प्लस दिया है, तो ये एसिड, एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है बेटा, इसने H प्लस लिया है, तो ये बेस है, ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। एनी डाउट, एनी डाउट, यस और नो। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, जो इसके अपने लिमिटेशन की भी बात कर सकते हैं बेटा। जैसे दो रिएक्शन लो बेटा, CH3COH प्लस NH3, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस CH3COH प्लस HCl gives CH3COH2 प्लस Cl माइनस। ओके बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने H प्लस डोनेट किया है, ये क्या है बेटा, एसिड। और इसने देखो बेटा H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया अपने पास, बेस। ये देखो बेटा, यहाँ पे इसने क्या किया है, H प्लस एक्सेप्ट किया है, इसने H प्लस दिया है, तो ये क्या हो गया, एसिड। और यहाँ पे क्या बेटा, ये क्या हो गया बेटा, बेस। देखो बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन में ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये एज ए बेस बिहेव कर रहा है बेटा। ये इस थ्योरी की लिमिटेशन है कि अगर तुम किसके साथ मिक्स कर रहे हो, अगर तुम CH3COH को NH3 के साथ लेते हो तो एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, और उसको HCl के साथ लेते हो एज ए बेस बिहेव कर रहा है, राइट। यस और नो। तो बेटा इट इज द लिमिटेशन ऑफ द ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी बेटा, क्या कि इसमें किसी सबस्टेंस एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो सामने वाले सबस्टेंस पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, राइट। तो द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस मेनली डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। अगर CH3COH को NH3 में डिसोल्व कर रहे हो तो एज एसिड बिहेव करेगा, और अगर CH3COH को अगर एसिड में HCl में डिवोट कर रहे हो तो एज ए बेस डिपेंड करेगा। तो बेटा इस थ्योरी की एक लिमिटेशन थी कि जो नेचर है वो मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, कि सॉल्वेंट तुम्हारे पास क्या है, राइट। ये इसका एक लिमिटेशन होगा। यस और नो, यस और नो, क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये समझ में है तुमको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बता सकते हो कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, तो अपन कुछ एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं इसके, लेकिन पहले तुम दो नोट लिख लो बेटा, नोट एक्सप्लेन करूंगा, आज अपनी लेक्चर का टाइम हो गया है। पहला नोट क्या है बेटा, अगर तुम्हारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ ना बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट, अरे एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, वो क्या रहेगा वैसा, वीक, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास वीक एसिड है बेटा, अगर वीक एसिड है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, वो क्या रहेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेटा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक। और अगर वीक एसिड है तो बेटा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, राइट। जैसे HCl है बेटा, HCl एज एसिड बिहेव करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, H प्लस Cl माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कॉन्जुगेट जो बेस है इसका वो कैसा बेस है बेटा, वीक बेस है, ठीक है। तो जो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा बेटा उसका, वीक बेस। और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल ले बेटा अपन,
इसका CH3COH, ओके, ये वीक एसिड है, ओके। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक H प्लस हटा दो, CH3CO माइनस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया बेटा? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। और वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या बनेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। उल्टा किसके लिए ट्रू होता है बेटा, एसिड बेस के लिए भी, बेस की के लिए बात करें तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा बेटा, वीक। अगर एसिड वीक है, सॉरी बेस वीक है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया सबको? इसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझ में आया ना बेटा? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा बेटा, वीक रहेगा, ठीक है। और अगर वीक एसिड है, उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग, ओके। जस्ट सिमिलर किसका होता है बेटा, बेसिस के लिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस से क्या बनता है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड, वो क्या रहेगा, वीक, ओके। फॉर एग्जांपल NaOH, सॉरी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे NH4 है बेटा, NH3 है, ओके, NH3 है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, क्या बनेगा, NH4 प्लस, ये क्या रहेगा बेटा, वीक रहेगा। ये सोनो निकाल सकते हो ना बेटा, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है, ये याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये वाली पॉइंट तुम्हें याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा देखो ध्यान से, CH3COH प्लस NH4OH gives, क्या बनेगा बता सकता है कोई, ये CH3 क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट उसका आएगा ना, CH3CONH4 प्लस H2, राइट। ये सुनो, लेकिन अगर अपन H प्लस डोनेट की बात करें, H प्लस लेने की बात करें, तो क्या क्या रिएक्शन हो जाएगी इसमें, अरे इसने H प्लस दिया है, इसने H प्लस लिया है, राइट। ये सुनो, तो ये बेटा एसिड है, ये अपने पास क्या है बेटा, बेस, ओके। ये क्या है अपने पास, बेस है ना बेटा, तो ये कैसा एसिड है बेटा, वीक एसिड, ओके। ये क्या है बेटा, वीक बेस, यस और नो। ये क्या है बेटा तुम्हारे पास, ये एसिड, तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, राइट। यस और नो, यस और नो बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, वीक रहेंगे। ये सॉरी, ये दोनों वीक है तो ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, राइट। यस और नो, यस और नो। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक बनेगा उसका। इसमें इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम, राइट? पता नहीं कैसा कंफ्यूजन है तुमको।